नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। तो आज भाई हम सेशन करेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, तो कंप्यूटर की आज हम बेसिक क्लास लेने वाले हैं। तो इसमें आप ये देख लेना कि आपको कितना बेसिक आता है कितना नहीं आता। और ये जो क्लास है वो ना सिर्फ हरियाणा एसएससी बल्कि एसएससी के लिए भी अपनी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ क्लास अच्छी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगेगी तो हम क्या है ये क्लासेस आगे कंटिन्यू भी रख लेंगे। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा भाई क्या है। देखिए, एक चीज़ आपके दिमाग में ये भी आएगी कि कंप्यूटर इंग्लिश में है या हिंदी में है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कंप्यूटर इंग्लिश में ही होता है। कंप्यूटर को क्या हिंदी में करोगे, ठीक है। और ये भी नहीं है कि कंप्यूटर बिल्कुल भी हिंदी में नहीं करेंगे। देखो, मैंने हिंदी मीडियम का नीचे लिख दिया है। तो अब ये मत सोचना कि इंग्लिश है या हिंदी है, मैं साथ के साथ बता भी दूंगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिएगा, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, जो हमारा कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का, कीबोर्ड सबने देखा होगा है ना। उसका क्या पूछा है, द शिफ्ट एंड ओल्ड कीज। जो शिफ्ट की होती है या फिर ओल्ड की होती है ना, वो जो है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, वो किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं, बताओ जी। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, इनमें से वो किसका उदाहरण हो सकता है। क्या वो न्यूमेरिक कीज होती हैं, या फिर वो मॉडिफायर कीज होती हैं, या फंक्शन कीज होती हैं, या फिर कर्सर मूवमेंट कीज होती हैं। तो एक चीज तो देखो जी, आप सबको पता होगा, अगर हम बात करें फंक्शन कीज की, तो फंक्शन कीज आपको पता होगा, जिसमें हम क्या आप देखते हो F1 से लेके कहाँ तक होगा जी, ये F12 तक होगा। तो ये चीज याद रखना, F1 से लेके F12 तक तो हमारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती हैं। एक चीज इसमें देखो, हम धीरे धीरे इनको डीपली भी करते जाएंगे, ठीक है। जैसे आज बेसिक क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। F5 का सोच के देखो आप कि F5 का क्या यूज होता है। हमने देखा है ना, F5 आप प्रेस करते हो जब अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं। तो बच्चों, F5 का क्या यूज होगा, F5 होता है रिफ्रेश के लिए। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसको हम बार बार क्या है, रिफ्रेश करते हैं ना। तो F5 अगर आप दबाओगे तो उससे रिफ्रेश होता रहेगा। ऐसे कर करके हम सभी फंक्शन कीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, न्यूमेरिक कीज क्या होती है आपको पता है, जो नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 इस तरीके से। तो क्या आप ये बता सकते हो कि नंबर कीज जो है वो कितनी होती हैं, 1 2 3 4 10 15 20 25 30, कितनी होती है नंबर कीज। तो नंबर कीज अगर आ जाए, जो न्यूमेरिक कीज है हमारी वो 17 होती है। न्यूमेरिक कीज की बात करें तो 17 होती हैं। अब देखो, इससे अगली जो स्लाइड है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वो 17 कौन कौन से हैं, कैसे क्या है। अगली जो स्लाइड है वो कीबोर्ड की ही है, ठीक है ना। कीबोर्ड की फोटो दिखा के सारा मेंशन किया हुआ है, तो आप समझ गए। तो अब देखो, ऑप्शन क्या बचेगा अपने पास, मॉडिफायर कीज ही बचेगा, कर्सर मूवमेंट कीज तो होगा नहीं, है ना। तो जो ये शिफ्ट है और जो ओल्ट है, इसके अलावा एक और होती है, वो बताइएगा क्या हो जाएगी। देखो, शिफ्ट है, ओल्ट है, और एक होती है कंट्रोल। क्या होती है जी, कंट्रोल। ये तीनों कीज, इन तीनों कीज को आप क्या बोलते हो, इनको बोला जाता है जी मॉडिफायर कीज। क्या बोलते हो, मॉडिफायर कीज। देखो, कोई भी इसमें अपना कीबोर्ड में जो अपना टाइपिंग करते हैं जैसे, ठीक है। अब मान लो आपने 5 को प्रेस करना है, आप डायरेक्ट 5 को प्रेस करोगे, हो सकता है 5 दब जाए। लेकिन शिफ्ट के बाद, जैसे ऊपर जो अपनी दी होती है ना, यहाँ पे, चलो आगे मैं डिस्कस करेंगे। मैं दिखा ही देती हूँ आपको कहाँ पे क्या रहने वाला है वो। ये देखिएगा, देखो ये अपना कीबोर्ड है। अब अगर डायरेक्ट, अगर आप इनको क्या है, अगर मान लो आपने 7 है, 7 को प्रेस किया, ठीक है, तो सीधा 7 आ जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, यहाँ से शिफ्ट को प्रेस किया, या फिर यहाँ भी शिफ्ट है, दो शिफ्ट होते हैं भाई, इधर शिफ्ट कर लो या फिर वो वाला शिफ्ट कर लो। शिफ्ट के साथ अगर 7 को प्रेस करोगे तो 7 ना आके 7 के जो ऊपर है ना, ये एंड, जो एंड है वो टाइप होगा, ठीक है। तो समझ आ गया कि इनका क्या यूज है, ठीक है। मॉडिफायर केस में कौन कौन से आ जाएंगी, जैसे अब कंट्रोल है। अब कंट्रोल अगर देखो आप सीधा सी दबाओगे तो क्या होगा, अगर सी को प्रेस करोगे तो सी टाइप हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल के साथ सी करोगे तो उसका क्या होगा, वो आपका कॉपी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कंट्रोल ए करोगे तो वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मॉडिफायर कीज बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब देखो ये अपना कीबोर्ड आपको दिख रहा है। हम एक बात कर रहे थे किसकी, न्यूमेरिक कीपैड की।
तो ये देखिए जो आपको पर्पल कलर, जो बैंगनी कलर है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जितनी भी ये कीज है ना, इन सबको क्या बोला जाता है बच्चों? न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। देखिए 0 से लेके अपना 9 तक तो ये है, तो 0 से लेके 9 तक कितनी हो गई? 10, तो ये अपने पास हो गई। इसके अलावा जैसे डिलीट है, एंटर है, प्लस है, माइनस है, तो ये सब है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर न्यूमेरिक कीज हमारी कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। फंक्शन कीज हमने देख ली, ये F1 से लेकर कितनी होती है? F12 तक हो जाएगी। यहाँ कंट्रोल है, शिफ्ट है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ये जो येलो के अंदर आपको दिया हुआ है पोर्शन, येलो वाले के अंदर क्या हो जाएंगी? टाइपिंग कीज, जो हम टाइप के लिए यूज करते हैं। ऊपर एस्केप आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा बटन है, ऐसी कौन सी की है कीबोर्ड के अंदर जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, 1 2 3 4 एस्केप, डिलीट वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आपका ये हो जाएगा स्पेस बार। तो स्पेस बार एक ऐसी की है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। अगर सवाल ये पूछ ले कि सबसे बड़ा बटन या सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो भी आपका आंसर ये स्पेस बार होने वाला है। तो कीबोर्ड से आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक आधी चीज मैं और बता दूं, इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर आपको अगर ये दिख रहा होगा, जैसे देखो ये एरो है, मतलब ये इस तरफ जा रहा है एरो, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये क्या काम आता है? नेविगेट करता है। इनको नेविगेशन कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेविगेशन कीज। पेज अप है, पेज डाउन है, ठीक है, इनसे भी क्या होगा कि चीजें आपके ऊपर जाएगी, कर्सर ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? नेविगेशन कीज बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको हम क्या बोलते हैं? नम लॉक आपने देखा है, ठीक है, NUM नम, और लॉक लिखा होगा अपनी की के ऊपर, अपना जो कीबोर्ड है उसके ऊपर। कैप्स लॉक आपको पता है सबको, कैप्स लॉक किस लिए काम आता है भाई? कोई भी अपने जैसे टाइप कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए, तो कैपिटल लेटर्स के लिए क्या होगा? हम कैप्स लॉक यूज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ट्राई कीजिएगा कि इन कीज को क्या बोला जाएगा, नम लॉक को, कैप्स लॉक को और स्क्रॉल लॉक को। देखो नेविगेशन की हमने पढ़ लिया, ठीक है, नेविगेट करेगा। जो एरो हमने डिस्कस की थी कि इस तरीके से है या इस तरीके से, इस तरीके से। न्यूमेरिक कीज हमने डिस्कस कर ली, जिसमें क्या था? नंबर कीज थी। मॉडिफायर कीज भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो मॉडिफायर कीज का था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉगल कीज। क्या हो जाएगा बच्चों? टॉगल कीज। डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में ये पूछा गया है, ठीक है, रेलवेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए ये देखो क्वेश्चंस यूं नहीं है कि मैंने अपने आप बना दिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते जाएंगे ताकि क्या है, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एनिएक, इसके बारे में पता होगा आपको, है क्या ये? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन वो ये पूछ लेगा, आप बताओ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस है वो कौन सा है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या आएगा? एनिएक, ENIAC। अब सवाल में ये तो नहीं पूछा कि क्या है, उसने ये पूछ लिया कि स्टैंड्स फॉर, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसकी भाई फुल फॉर्म अच्छे से रट लेना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से रटनी है आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरैक्टिव एंड कंप्यूटर होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड एनालिटिकल कंप्यूटर होगा। बताओ जी क्या होगा इसका? देखो इसका आंसर आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये क्या होता है? इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रट लेना भाई। अगर देखो आप ऑप्शन से भी उठाना चाहो ना, देख सकते थे कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इन सब में है, तो ये तो आ जाएगा। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें, इसमें नेटवर्क है, इसमें तीनों में न्यूमेरिकल है, तो इसको यहीं से डिलीट कर दो। इसके बाद देखो इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर है, इंटरैक्टिव है, इंटीग्रेटर है, तो ये यहाँ से ये कट गया। देखो देखो पहला कट गया, तीसरा कट गया, दो बच गए। इसमें ए वाले दो दे रखे हैं, तो एक ही आना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपना बी आ जाएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है भाई, अगर ऐसे तुक्का लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी तुक्के की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप इसको डीपली पढ़ लेना। अब देखो ये क्या है कि जॉन मैकोले है और जे प्रेस्पर है, इन दोनों ने मिलके ENIAC मशीन को बिल्ड किया था, ENIAC मशीन को बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा
से एक बार देख लेना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनियक जो है ये बनाया किसने था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइएगा, बताइएगा इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? आईसी, आईसी सर्किट का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सी जनरेशन में आता है। ठीक है, तो कौन सी जनरेशन में। अब क्या करेंगे हम, जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो जितने भी पांचों जनरेशन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, तो जनरेशन को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे का सारा पूरा जनरेशन का टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आईसी का कोई बता सकता है क्या कि फर्स्ट जनरेशन में, अच्छा ये बताओ कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था। सबको पता है, आंख बंद करके बता दोगे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में आप क्या बताओगे, यहाँ से इसको रिमूव करके देखें, चलो कोई बात नहीं, इसका पढ़े रहने दो। फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा, वैक्यूम ट्यूब्स आएगी जी। ठीक है, इसको याद रखना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चों पेपर के अंदर, वो ये पूछ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो कौन सी जनरेशन में आई थी, तो याद रखना है फर्स्ट जनरेशन में आई थी। सेकंड जनरेशन में क्या आई थी, बता सकते हो क्या, क्या आए थे भाई, ट्रांजिस्टर्स आए थे। सेकंड जनरेशन में हमारे क्या आए थे, ट्रांजिस्टर्स आए थे, तो क्या हो जाएंगे जी, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में हमारे क्या आई थी, आईसी आई थी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे। फोर्थ और फिफ्थ का हम देख लेंगे कि वीएलएसआई और यूएलएसआई आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, जनरेशन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो सभी अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी जनरेशन में क्या क्या आया था। पहले तो जी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार थोड़ा साइड में हो जाऊं, क्योंकि देखो यहाँ से बहुत बार बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो, आपने आंसर दे देना है। एक बार इसको मैं हटा दूं, आपको पता लग जाएगा कि ये फिफ्थ जनरेशन है। देखो आपने क्या क्या देखना है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए थे कौन कौन सी जनरेशन में, एक तो सवाल यहाँ से बन जाएगा। उसके अलावा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी वो आपने देखना है। उसके अलावा कौन कौन से कंप्यूटर्स इसमें यूज हुए हैं वो भी आपने देखना है। तो सवाल यूं नहीं है कि एक ही बनेगा, इस रो से कोई भी सवाल बन सकता है, यहाँ से कोई भी सवाल बन सकता है, यहाँ से कोई भी सवाल बन सकता है। तो ये तीनों जो है ना अपने, ठीक है, तीनों कॉलम है, सॉरी, तीनों कॉलम को अच्छे से आपने क्या करना है, याद कर लेना है भाई। ठीक है, आगे जो हम सेशन लेकर आएंगे ना उसमें क्या है, इन्हीं के अंदर से मैं क्वेश्चंस उठाऊंगी ताकि आपको भी पता लगेगा कि हमें कितना याद है। देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन का हमने डिस्कस कर लिया कि क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। थर्ड जनरेशन का हमने देख लिया जो क्वेश्चन में ही था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। फोर्थ में क्या हो जाएगा, वीएलएसआई, और फिफ्थ में क्या आ जाएगा, यूएलएसआई। ठीक है ना, ये आ जाएगा वेरी लार्ज और ये आ जाएगा अल्ट्रा लार्ज। तो इनको भी आपने अच्छे से याद रखना है भाई। बाकी आगे भी ना धीरे धीरे हम क्या है इनको डिटेल में करते जाएंगे जैसे जैसे आगे और क्वेश्चंस आते रहेंगे। ठीक है ना, चलेगा। अब देखो फर्स्ट जो हमारी जनरेशन थी उसमें अगर हम बात करें कि जो वो लैंग्वेज है वो कौन सी समझता था, तो वो है हमारी क्या है, मशीन लैंग्वेज। क्या है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को याद रखना, और क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, एक तो जीरो एक वन। बाइनरी में बाई आ रहा है ना, बाई का मतलब टू होता है कि कंप्यूटर को बस दो चीज समझ आती है, या तो उसको समझ आएगा जीरो या उसे समझ आएगा वन, उसके अलावा सब कुछ उसके लिए गधे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है, जीरो और वन। देखो अब सोचोगे कि उसमें हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, तो इसमें ना कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा मशीन लैंग्वेज हो जाएगा कि जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी उसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। अब सोचोगे कि इंग्लिश में मशीन लैंग्वेज लिखा हुआ है, भाई हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, मशीन को मशीन ही बोलोगे। ठीक है, अच्छा, ह्यूज इन साइज मतलब बहुत बड़ा होता था साइज में, जो फर्स्ट जनरेशन की यहाँ बात करें, पूरा अपना जो रूम है इसके जितना बड़ा तो कंप्यूटर होता था। बाहर लोग मतलब उसको रूम से बाहर शूज निकाल कर फिर अंदर आते थे, एक तरीके से पता नहीं उनके लिए क्या ही था ये, है ना। थर्ड है हाईली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा ये महंगा हुआ करता था, बहुत ज्यादा। अब यूं नहीं है कि हर किसी के घर में, आज आप देख लो लगभग मोस्टली मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके घर में तो कंप्यूटर लैपटॉप कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, है ना। उसके बाद देखो कि हाईली अपना है कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा बिजली की खपत करता था अभी वो। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट जनरेशन की बात कि बहुत बड़ा था, बहुत महंगा था, है ना। और मशीन लैंग्वेज उसमें यूज होती थी, मेन ये है। इनको आपने मतलब ध्यान नहीं रखना है, पेपर में यहाँ से सवाल बनेगा भाई। ठीक है, ये बस बताने के लिए है, थोड़ा सा आपको पता लग जाए। सेकंड हम बात करें, सेकंड में हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, फोर्ट्रैन है और कोबोल है। फोर्ट्रैन, FORTRAN, फोर्ट्रैन हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, कोबोल। ये दोनों लैंग्वेज है हमारी सेकंड जनरेशन में।
थर्ड जनरेशन की हम बात कर लो तो ये पास्कल है, ठीक है, बेसिक है, इनको आप ध्यान रखना कि ये चीजें आपकी आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें फोर्थ में, तो हमारी क्या आ गई थी, सी लैंग्वेज आ गई थी। और अभी जो अपना प्रेजेंट में चल रही है फिफ्थ जनरेशन, उसके अंदर जैसे हम जावा है, नेट है, ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था, फर्स्ट डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, जो हमारा सवाल था आपने देखा था ENIAC, ENIAC। तो वो कब था भाई, सीधी सी बात, अगर पहला था तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही आया होगा, है ना। तो एक चीज ये याद रखना, मोस्टली 95% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लास्ट में एसी लगा हुआ है ना बच्चों, जिसके लास्ट में एसी लगा हुआ है, वो क्या है, मोस्टली फर्स्ट जनरेशन के हैं। अगर एग्जाम में नहीं आ रहा आपको, अगर ये आ गया EDSAC, आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ है कि लास्ट में एसी है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट जनरेशन का है, ठीक है, हो जाएगा याद। सेकंड जनरेशन में कौन सा है, कौन कौन सा आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है जी एटलस, और एक आपको याद रखना है हनीवेल 400, ठीक है, दोनों याद रखने हैं। थर्ड में याद रख लो IBM 360 और 370, ठीक है। PDP वाला याद रख लो, और CDC 6600 याद रख लो। थर्ड का है, थर्ड में देखो, एक तो स्टार 1000 याद रख लो, क्रे वाला याद रख लो, एप्पल वाला याद रख लो, ये मोस्टली तीन है, ठीक है। और फोर्थ में, फिफ्थ में कौन सा हो जाएगा अपना, IBM हो जाएगा, और पेंटियम आ जाएगा, और परम, परम बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इन चीजों को आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इनको माइंड में बिठा लेना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से डीपली इनको क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो आपकी वो चीज कंप्लीट हो गई, जनरेशन का समझ आ गया कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो फास्टेस्ट मेमोरी, मतलब सबसे फास्ट मेमोरी जो है कंप्यूटर की, वो कौन सी है। बहुत बार मैं कहती हूँ, मतलब सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ये वाला हुआ है, और बहुत बच्चे इसको गलत करके आए हैं। काफी बच्चों ने, अगर जिसने भी ये क्वेश्चन देखा है ना, सबके दिमाग में ये आया गया होगा कि इसका ऑप्शन तो ए आंसर आएगा, है ना, जरूर आया होगा, क्योंकि सबको लगता है कि हाँ इसका यही आंसर होना चाहिए, और पेपर में आता भी है आंसर, ये माना भी जाता है। ये आंसर कब माना जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में रजिस्टर्स नहीं दे रखा तो आपकी कैश मेमोरी होगी, ठीक है, सबसे फास्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में कैश मेमोरी भी दे रखी है और रजिस्टर्स भी दे रखे हैं, तो आपका आंसर फास्टेस्ट मेमोरी के अंदर आप रजिस्टर्स करके आओगे, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जल्दबाजी में देखो, हम करते क्या है, हमने पहली लाइन पढ़ी फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, हमने पहला ऑप्शन देखा कैश मेमोरी, हाँ भाई यही पढ़ा हुआ है हमने, तो बस आंसर लगा देते हैं कि बस हमारा ठीक हो गया। खुशी खुशी होके हम घर आते हैं, देखते हैं कि हमारा एक सवाल तो बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन जब आंसर की आती है तब पता लगता है ओहो ये हमारा सवाल तो गलत हो गया। तो चीजों को ना ध्यान से देखना है, बाकी के तीन ऑप्शन पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, आपने सुना भी होगा, आपने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि मेरे को तो आते थे, मैंने आते आते 6-7 क्वेश्चन गलत कर दिए, मैंने आते आते 10-12 क्वेश्चन गलत कर दिए। क्यों भाई, क्योंकि हमने वो सारे पढ़े ही नहीं, हम जल्दबाजी में ऑप्शन देख के और आंसर लगा देते हैं। हम ये नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऑप्शन ध्यान से देखो, फिर आंसर करने की कोशिश करो, ये चीज याद रखना हमेशा। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो जाएगी, रजिस्टर्स हो जाएगी, अगर रजिस्टर्स ऑप्शन में नहीं है तो कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी का हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, मेमोरी क्या है क्या नहीं है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले लेना, क्योंकि बहुत बार इसमें इसमें से देखो लगभग ये मान के चलो कि 12-13 क्वेश्चन बन जाएंगे इस एक ही स्क्रीनशॉट, आप इसको जो लोगे इसमें से 12-13 सवाल आपके बनने वाले हैं। देखिएगा कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है सबको पता है, दो टाइप की है, कौन कौन सी, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। अब पहला सवाल तो ये बन जाएगा कि कितने टाइप की है, दो टाइप की हो जाएगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी को और किस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी को और किस नाम से जानते हैं, ये भी देखना है, ठीक है। तो देखो ये जो ऊपर लिख रखा है कि इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी किसको बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को। तो अगर इसको इंटरनल बोलेंगे तो सेकेंडरी को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, ठीक है। तो वो कौन सी हो जाएगी, अंदर अंदर वाली, और ये कौन सी हो जाएगी, बाहर वाली। तो थोड़ा हिंदी में देख लेना भाई, ठीक है। तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है, इंटरनल इन मतलब अंदर, इतना तो पता लग ही जाएगा ना, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। अब वो मेन होगी तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑक्सिलरी मेमोरी हो जाएगी। तो 4-5 सवाल तो यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। पहला कि कंप्यूटर मेमोरी के टाइप कितने हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को और क्या बोला जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है इंटरनल मेमोरी, उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोला जाएगा और ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाएगा। अब देखिएगा प्राइमरी के अंदर और कौन कौन सी आ जाती है, हमारी रैम आ जाएगी और रोम आ जाएगी। इनको फर्दर आके डिटेल में पढ़ेंगे बेटा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार आप इनको स्क्रीनशॉट लेके ये ध्यान में रखो,
कौन सा किसका पार्ट है। आज बेसिक की क्लास है, पहले ये देखो कि कौन सा किसके अंदर आ रहा है। अगर आपको पता कि याद ही नहीं है कि ये किसके अंदर है वो किसके अंदर है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल वो यहाँ से पूछेगा डीवीडी बताओ जी किसका पार्ट है, तो आपको पता ही नहीं होगा, है ना। तो देखो प्राइमरी के अंदर रैम आ गया, रोम आ गया, और रैम के अंदर बस दो याद रखने हैं, कौन कौन सी, एच रैम और डी रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे सेशन को हम क्या है अच्छा भी बनाते जाएंगे। तो इसमें रैम में कौन कौन सा आ गया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ऐसे ही रोम के अंदर तीन है भाई, ठीक है। रोम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है, इसमें देखो ये क्या था, रैम क्या है सबको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इतना तो आई थिंक सबको पता ही होगा, है ना। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। तो रीड ओनली मेमोरी के अंदर तीन आएंगे जी, देखो पहला याद रख लो पी रोम, पहले में पी आ गया, तो सेकंड में क्या आ जाएगा जी, इसका कलर चेंज करें क्या, देखो पी रोम आ गया ना। अब देखो पी से बस आगे क्या लगाना है, ई लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है, डबल ई लगा लेना है, ठीक है। एक इरेजेबल हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल हो जाएगी, ठीक है। वो फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। बस ये ध्यान रखना कि रैम और रोम है, रैम के अंदर बस दो ही है, एस रैम और डी रैम। ऐसे ही रोम के अंदर कितनी है, तीन है, पी रोम, ई रोम और डबल ई और पी रोम, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेकेंडरी की। देखो प्राइमरी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी में क्या क्या आएगा। सेकेंडरी में एक तो सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल होता है सीक्वेंस वाइज, बोलते हैं ना कि सीक्वेंस में मतलब आपसे कोई हमने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, भाई सीक्वेंस में लगा के लाओ, ये क्या कहीं से भी 10वीं का मार्कशीट तुमने लास्ट में लगा रखी है, ठीक है, 12वीं के बीच में घुसा रखी है, एमटेक मास्टर्स है, मतलब जो भी डिग्री है वो कहीं है, तो सीक्वेंस में लगी होंगी, तो देखो सबको समझ आएगा चीजें, सीक्वेंशियल है, ठीक है। रैंडम होता है भाई कहीं से भी, हम कहते हैं ना कि मतलब 10 बच्चे बैठे हैं यहाँ, इनमें से मैं रैंडम किसी का नाम ले लूंगी, मतलब किसी का भी नाम ले लूं, है ना, बीच में से। तो रैंडम तो आपका समझ गए क्या है, सीक्वेंशियल समझ गए। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा और हमारे क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन। तो आपने देखा होगा जो हमारी कैसेट्स होती थी पहले, तो उसमें क्या है कि सीक्वेंस में गाने बजते रहते थे, उसके साथ एक मतलब पेज सा आता था, उसमें आप लिखा होता था कि पहले ये गाना बजेगा, फिर ये गाना बजेगा, फिर ये, मतलब भजन है, गाने हैं, जो भी है, तो सीक्वेंस में आती थी वो चीजें, है ना, सीक्वेंस में वैसे ही बजता था, ठीक है। लेकिन रैंडम में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस में पहले याद रखना कौन कौन से, एक तो मैग्नेटिक है और एक हो जाएगा ग्रामोफोन। रैंडम में अब देखो जी क्या क्या आने वाला है, रैंडम में हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी, तीन चीजें आ जाएंगी, कौन कौन सी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। फ्लैश में दो है, कौन कौन सी, पेन ड्राइव हो गया और हमारा ये मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड किस में आ जाएंगे, फ्लैश मेमोरी में। सीडी और डीवीडी है ये हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगी, ये तो सबको पता ही होगा, ऑप्टिकल के नाम से ये सीडी और डीवीडी। मैग्नेटिक डिस्क है, इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, हमारी हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क, कौन सी आ जाएगी, हार्ड डिस्क और फ्लोपी डिस्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C का मतलब है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, तीन बार डब्ल्यू और फिर सी, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। देखो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, भाई सबको दिख रहा होगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इतना तो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो पहले वर्ल्ड वाइड वेब देखो इसमें, तो हमारा जो वर्ल्ड वाइड वेब है, हाँ ये हट जाएगा ना, ये अच्छी बात है। देखो वर्ल्ड वाइड वेब इसमें है, वर्ल्ड इसमें वाइज वेब आ गया, सेकंड कट गया, वर्ल्ड वाइज वेब तीसरा भी कट गया, थर्ड वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसमें है कंसोलिडेशन, TION आएगा बच्चे यहाँ, और इसमें है कंसोर्टियम, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में बहुत बार पूछी जाती है अभी फुल फॉर्म्स, तो है ना। तो फुल फॉर्म हम हर क्लास में दो दो तीन तीन ये भी डिस्कस करते जाएंगे, कौन कौन सी क्या क्या फुल फॉर्म बनती है। WWWC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, समझ गए। चलो इससे रिलेटेड दो तीन चीजें और हैं वो आप याद रख लेना। WWW की सबको पता है वर्ल्ड वाइड वेब होती है। अच्छा अब इतनी बार कितने बार आएगा भाई, एक दो तीन चार, चार बार W आ गया ना, तो चार बार W का क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, तो आपको पता है ये तीन बार है ही, और फोर्थ क्या हो जाएगा, वोम, WORM, वोम हो जाएगा। अच्छा WWWC का हमने डिस्कस कर ही लिया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसको ऐसे ना लिखकर वो W3C भी लिख सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बच्चों की इसमें क्या पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये थोड़ी फुल फॉर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना ताकि आपके आगे दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो फाइल एक्सटेंशन। अब ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि देखो हम सुनते हैं, ऑडियो देख लिया हमने, म्यूजिक देख लिया, है ना। अब इसको कोई डॉक्यूमेंट है,
तो इनकी जो फाइल्स होती हैं इनके पीछे कभी आपने गौर से देखा है कि डॉट लगने के बाद क्या लिखा होता है? ठीक है, आपकी जो एक्सेल फाइल होती है उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, वर्ड फाइल है उसके लास्ट में क्या है? क्योंकि देखो जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा ना, कंप्यूटर को पढ़ा लिखा होगा, तो वो बता देगा फाइल का नाम देख के कि ये वर्ड फाइल है या फिर ये प्रेजेंटेशन है, जैसे हमने पीपीटी तैयार की हुई है ना, तो वो उसको नाम देके बता देगा कि ये क्या है। ठीक है, तो बताइएगा पूछा किसका है, ऑडियो का पूछा है जी। तो ऑडियो का डॉट डब्ल्यू एम ए होगा या डॉट एम ओ वी होगा, डॉट डब्ल्यू ए वी होगा या डॉट एम पी 5 होगा। ठीक है, तो काफी बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ऑडियो है, ऑडियो तो MP5 होता होगा, MP3 होता होगा, MP4 होता होगा, हमने ये सुना है ना, MP3 है ये सब। तो इसका MP से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, इसका आंसर आएगा डॉट WAV। ये किसका है, ऑडियो का है। अब देख लो भी सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऑडियो में क्या है, वीडियो में क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार इसको मैं हटा दूं, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से कि इसमें क्या क्या आता है। देखो ऊपर लिखा हुआ है फाइल एक्सटेंशन, फिर है टाइप ऑफ फाइल और फिर है टिपिकल सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एसेस। ठीक है, तो पहला देखो, पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा, डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी किस में आ जाएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट है कोई हमारा, ठीक है, तो डॉट DOCX आ जाएगा। इमेज का आप सबको पता ही होगा कि क्या क्या, देखो ये सारी इमेज का है 3 का, आपने ये तो पढ़ रखा होगा डॉट JPG या फिर डॉट JPEG। जब फॉर्म भरते हैं उसमें बताता है ना कि हमारा जो JPG फाइल होनी चाहिए या फिर कौन सी फाइल होनी चाहिए। तो ये इमेज की 3 है, तीनों याद रख लेना। एक तो हमारी हो जाएगी डॉट PNG, डॉट JPG और डॉट JPEG, सबको पता ही है। और एक हो जाएगी डॉट TIF। ठीक है, ऑडियो की जो हमारी है ये दोनों याद रखना, डॉट WAV और डॉट MP3। MP3 है ऑडियो की, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो का हमको सबको पता ही होगा डॉट MP4 होता है, क्या होगा, डॉट MP4। इसी तरीके से सारे हम क्या है देख लेना भी किस किस का क्या क्या होगा, और वो देख लो कहाँ पे यूज होते हैं उनके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना भाई, आगे काफी काम आने वाला है ये। चलो इसका आंसर बताओ भाई, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग करनी है कि कौन सा किसके साथ अटैच होगा। आई थिंक ये सब बच्चे कर देंगे इसका आंसर कि इसका क्या कुछ रहने वाला है। इधर ABCD लिखी हुई है भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा आई थिंक इसमें दिख नहीं रहा होगा ना कैमरे में, और नीचे डी वाला ऑप्शन भी नहीं दिख रहा क्या? तो इसका थोड़ा सा जुगाड़ अगर हम करें, कोई ना, डी ऑप्शन में बता देती हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा आसानी होगी। इतने आप थोड़ा सा कोशिश करो कि किसका आंसर क्या आने वाला है। देखो ABC आई थिंक सबको दिख रहा होगा। डी ऑप्शन जो है वो है, ए का है P, बी का है Q, सी का है R और डी का है हमारा S। बताओ जी, डी ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस तो पता ही होगा है ना, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। इनपुट वो होगी जिससे आप कुछ मतलब इनपुट दोगे, आउटपुट वो होगी जो आपको मिलेगा। जैसे प्रिंटर है, क्या बता सकते हो प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर में आपने जैसे कुछ कमांड दी, एक पेज आ गया बाहर, मान लो किसी की फोटो आपने प्रिंट निकलवाई है, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन किसी की भी, तो वो जो फोटो आई, ठीक है, वो प्रिंट आपको बाहर निकला, आउटपुट मिला ना, इनपुट तो नहीं मिला, तो वो आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब माउस से आपने क्लिक किया, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाली फोटो हमने निकालेंगे, तो माउस से जो क्लिक किया इसका मतलब माउस क्या होगा, इनपुट होगा, वो हमने उसको इनपुट दी है, कंप्यूटर ने मतलब प्रिंटर ने हमको आउटपुट दे दिया, तो वो हमारा प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लीजिए इनपुट डिवाइस कौन सा होगा, आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा होगा जी, देखो प्रिंटर है, प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट होगा, तो डी का क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप टच स्क्रीन है, तो ये टच स्क्रीन है भाई, टच स्क्रीन वैसे इनपुट आउटपुट दोनों में आती है, बट यहाँ इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। जैसे देखो अब इसे मैं इनपुट कर रही हूँ भाई, इनपुट दे रही हूँ ना, लेकिन साथ में ये हमें आउटपुट दे रहा है, साथ में हमें आउटपुट दे रहा है। तो क्वेश्चन में एक बार ये भी पूछा गया था, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो दोनों होता है, इनपुट और आउटपुट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन हो जाएगा भाई, साथ में आउटपुट मिल रहा है हमको, है ना। तो देखो यहाँ से ऑप्शन से पता लगाओ कि हमारा जो ए है, ए का क्यू हो, ए का क्यू फर्स्ट है और सेकंड, ए और बी में से ऑप्शन आएगा भाई। ठीक है, ये तो आ ही नहीं सकता। अब देखो उसके बाद हमारा जो क्या था भाई, आउटपुट डिवाइस,
जो हमारा डी है, डी का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो डी का आर एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है वो हमारी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगी, हमारी फ्लैश मेमोरी हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें नहीं आती कि मुझे नहीं पता अभी फ्लैश मेमोरी है या जो रोम है वो इनमें से किस में आएगा। बाकी दो आते हैं, उन दोनों से आपने देख लिया। तो ऑप्शन एलिमिनेट भी करना सीखो भाई, ऑप्शन को हटाना भी सीखो, तभी जाके पेपर पास होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। और आगे सीटी जो है वो कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई अच्छे से करना शुरू कर दो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट बनानी है, ये बच्चे बच्चे को पता होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये सवाल मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि हर बच्चा खुश हो जाए कि हाँ मुझे कंप्यूटर आता है। लेकिन इसके बाद मैंने एक आपको अगली जो अपनी फाइल है उसमें बना के दे रखा है कि बिट के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पूरे की पूरी हमने डिटेल डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कहती भाई एक दिन में सारा याद करो, धीरे धीरे करके हम याद कर लेंगे, याद करवाना मेरी गारंटी है, मैं याद करवा दूंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी कौन सी होती है, बिट होती है। काफी बच्चे बिट और बाइट में कंफ्यूज रहते हैं, बाइट नहीं होती भाई, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी आएगी, हमारी सबसे छोटी जो यूनिट है वो बिट होती है। तो घर को बनाने के लिए जैसे ईंट का यूज करते हैं सबसे छोटी, एक हम ईंट लेंगे, है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर में कौन सी हो जाएगी, बिट हो जाएगी। ठीक है, ईट बिट। अब देखो बिट होता क्या है भाई, बिट में हमारे पास बाइनरी डिजिट आएंगे, कौन कौन से, 0 और 1। बिट में बस ये दो ही चीज आती हैं, 0 और 1। अब निब्बल की बात कर लें तो एक निब्बल में एक चीज तो ये याद रखनी है कि बिट के बाद निब्बल आएगा, निब्बल के बाद बाइट आएगा, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। इस तरीके से हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा, जियो बाइट, लास्ट तक जियो बाइट तक आना है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, इसको याद भी करेंगे भाई। देखो पहले हमारा बिट हो गया 0 और 1, ठीक है। उसके बाद निब्बल, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं भाई, 4 बिट होंगे एक निब्बल के अंदर, तो दोनों याद हो गई। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, बिट के अंदर 0 और 1 आएगा। उसके बाद निब्बल है, निब्बल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, 4 बिट आ जाएंगे। अब बात करें 1 बाइट, एक बाइट के अंदर क्या होगा जी, 8 बिट होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि एक बाइट के, देखो सीधा ये आएगा 1 बाइट इज इक्वल टू डैश बिट्स। बताओ आता होगा क्या आपको, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं आता होगा। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यहाँ से याद रख लेना, ठीक है। किलो बाइट है, किलो का मतलब क्या होगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना, किलो बाइट। अब एक बाइट में 8 बिट है, ठीक है, तो एक किलो बाइट में कितना होगा, 1024 बाइट होगा, ये याद रखना, ठीक है। बाइट के बाद किलो बाइट है, तो देखो 1024 अपना याद रखना है, क्या याद रखना है, 1024, क्यों, सब में 1024 आ रहा है भाई आगे, ठीक है। अब देखो बाइट से पहले क्या अपना, किलोबाइट से पहले बाइट था तो यहाँ बाइट लगा दो, मेगाबाइट से पहले किलोबाइट था तो यहाँ किलोबाइट लगा दो, गीगाबाइट से पहले मेगाबाइट था तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेगाबाइट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे अपने याद रखने हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा बाइट्स में याद रखना हो तो जैसे 1024 बाइट को हम 2 की पावर 10 बाइट्स लिखते हैं, ठीक है ना। इसके अगर स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप अच्छे से याद रख लेना भाई, अगले क्वेश्चन इसी बेस पे हम लेने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, जो कंप्यूटर है हमारा वो कौन सी भाषा समझता है भाई, इंग्लिश समझेगा, हिंदी समझेगा, मैथ समझेगा, उर्दू समझेगा, पंजाबी समझेगा, कौन सी समझेगा, नहीं भाई ये नहीं समझेगा, ऑप्शन में नहीं है ये तो, है ना। देखो चार ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, क्या वो सिर्फ सी लैंग्वेज समझता है, सी लैंग्वेज पढ़ी होगी ना आपने, है ना। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, क्या ये असेंबली लैंग्वेज समझता है, ठीक है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, क्या ये बाइनरी लैंग्वेज समझेगा, या फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक, क्या वो बेसिक लैंग्वेज समझता है, बताओ भाई क्या होगा। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई बेसिक ही समझता है वो तो, है ना। बेसिक नहीं आएगा, असेंबली भी नहीं आएगा, वो आएगा बाइनरी लैंग्वेज, अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में भी जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज बोले तो 0 और 1, क्या आ जाएगा, 0 और 1। तो ये बाइनरी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। पता नहीं कितनी बार ही ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। चलो इसके ऊपर भाई बहुत पढ़ा होगा आपने, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सबने पढ़ा होगा, है ना, बहुत बार पेपर में आता भी है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है, सब बता दोगे सारे, मस्तिष्क जो है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू है, सबको पता है। अब आपको बताना है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर दिल, है ना, कंप्यूटर का दिल क्या है, बता दो जी। सीपीयू है, एएलयू है, सीयू है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले तो इन सब की फुल फॉर्म देखो क्या है, सीपीयू की सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत बार आई है भाई ये पेपर के अंदर,
कि इसकी फुल फॉर्म क्या है सीपीयू की, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। उसके अलावा एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या है हमारा, कंट्रोल यूनिट, क्या है कंट्रोल यूनिट। और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ओएस, ठीक है। तो देखो सवाल में है हार्ट ऑफ कंप्यूटर, अगर पेपर में ये सवाल आ गया और यही ऑप्शन आए तो आपको आंसर क्या लगाना है बच्चों, आपको आंसर लगाना है बी ए एल यू। अगर ऑप्शन में ए एल यू नहीं दे रखा तो आप क्या लगाओगे, उस केस में आप सीपीयू लगाओगे। ये दिमाग में बिठा लेना ऑप्शन में क्या गिवन है। जैसे कैश मेमोरी वाला हमने देखा था और रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी है ना, अगर रजिस्टर्स ऑप्शन में दे रखा है तो रजिस्टर्स आएगा, रजिस्टर्स ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कैश मेमोरी आएगा। इसी तरीके से हार्ट ऑफ कंप्यूटर में अगर एएलयू ऑप्शन में दे रखा है तो एएलयू आएगा, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट आंसर आएगा। अगर ये नहीं दे रखा तो आपका आंसर सीपीयू बनेगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब इसके बारे में देखो हार्ट क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, ये सारे सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जरूर एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बच्चा बच्चा जानता है जी क्या होता है, सीपीयू होता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर एएलयू और सीपीयू, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एएलयू की देनी है, उसके बाद क्या आ जाएगा, सीपीयू आ जाएगा। ब्रेन एंड हार्ट, देखो ये ब्रेन है ये हार्ट है, अलग अलग सवाल बन गया। अगर पेपर में इकट्ठा आ गया कि ब्रेन एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है, उस केस में आपने सीपीयू ही करना है, ठीक है ना। ब्रेन एंड अपना जो ये हार्ट है इकट्ठा आ गया तो सीपीयू, ब्रेन आ गया तो सीपीयू, हार्ट आ गया तो एएलयू। आगे बात समझ में। अब आगे क्या कहता है, सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर, सुपरवाइजर हमारा कौन सा होगा, कंट्रोल यूनिट। सुपरवाइजर समझते हो ना, अभी फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट भी निकली थी भाई, सुपरवाइज करेगा उसको, जांच करेगा, है ना, देखेगा। तो सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर हमारा किसको बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को, जो उसको पूरा को कंट्रोल करके रखती है। अच्छा, नर्व और नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। अब ये सोचोगे मैडम क्या हम साइंस पढ़ रहे हैं क्या, साइंस नहीं भाई, कंप्यूटर में ये चीजें आती हैं। एसएससी पूछ चुकी है तो हरियाणा एसएससी क्यों नहीं पूछेगी भाई, है ना। और हरियाणा एसएससी तो आदत है भाई कॉपी पेस्ट करने की सवालों को। तो नर्व या फिर नर्वस सिस्टम आ जाए तो वो भी कंट्रोल यूनिट होगा। उसके अलावा सोल ऑफ कंप्यूटर, आत्मा भाई, ठीक है, आत्मा किसकी, कंप्यूटर की है। कह दो कि मैडम किसकी आत्मा आ गई, आत्मा कंप्यूटर की, किसको बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है, ओएस। ऐसे ही बात करें हार्ट एंड सोल, अब हार्ट एंड सोल इकट्ठा आ जाए तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ एच और एस है तो यहाँ भी एच और एस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्ट एंड सोल। लेकिन सोल अलग से आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ट अलग से आया तो एएलयू। समझ गए ना। तो इन चीजों को मैं थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना, आगे सवाल यहीं से बनेंगे। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर बताओ जी क्या है, ठीक है, ये COMPUTER कर लेना। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगी, बैकबोन, है ना। अब देखा होगा फेसबुक पे या स्टेटस पे लोग लगा के रखते हैं, है ना, बैकबोन अपने भाई के लिए, अपने फादर के लिए, ठीक है। तो बैकबोन ऑफ कंप्यूटर क्या होगा भाई, ये अच्छे से याद रख लेना, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होगा हमारा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा जी, मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंट्रोल प्लस एन, ये हमारी शॉर्टकट कीज हैं भाई, शॉर्टकट कीज भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जितने भी शॉर्टकट कीज हैं धीरे धीरे करके हम इनको याद करेंगे। यूं नहीं है कि मैं आपको आज दे दूं चार्ट बना के भाई कल याद कर लाना, याद होगा ही नहीं। क्या क्या याद करोगे भाई, और भी चीजें हैं याद करने के लिए। तो रोज दो दो तीन तीन हम याद कर लेंगे, पांच पांच याद कर लेंगे, इससे क्या है कि सारी याद हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस एन किसकी होगी भाई, क्या नेक्स्ट पेज के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन, मतलब कंट्रोल दबा के एन को दबाना है ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा या फिर न्यू टैब होगा या न्यू डॉक्यूमेंट होगा। तो इसका आपने याद रखना है, डॉक्यूमेंट होगा, न्यू होगा, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए नहीं, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है भैया, ठीक है। तो न्यू डॉक्यूमेंट इसके अंदर खुल जाएगा भाई, कंट्रोल एन आप करोगे तो। चलो कुछ शॉर्टकट कीज हम देख लेते हैं किस किस की क्या क्या होती हैं। कंट्रोल ए सबको पता है, हमने मान लो काफी सारी चीजें टाइप कर रखी हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम उस पूरे को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है, या पूरे को सिलेक्ट करके हमने उसको बोल्ड करना है, या पूरे को सिलेक्ट करके हमने उसको मतलब साइज बड़ा करना है, उसके हमें जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो हम पूरे का चेंज करना चाहें, मतलब सारे के सारा, मतलब हमने जितना भी मटेरियल हमने बनाया है पूरे का करना है तो आप कंट्रोल ए करोगे, ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल ए का मतलब होगा ऑल सिलेक्ट, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कंट्रोल बी क्या होगा, तो कंट्रोल बी हमारा बोल्ड के लिए, ठीक है। एक तो देखो सीधा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ देखो ये चीज बोल्ड है, मतलब डार्क आपको दिख रही है ना, तो ये बोल्ड में है, तो इसको क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी के लिए बोल्ड कर दोगे। कंट्रोल सी क्या होता है जी, कॉपी। अब मान लो कोई चीज आपने एक
जगह से दूसरी जगह पर कॉपी करना है। तो पहले कंट्रोल सी करोगे, वहां से कॉपी हो गया। दूसरी जगह जाओ, जहां पेस्ट करना है कंट्रोल वी कर दो, कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा भी कंट्रोल वी, ये रहा भी, पेस्ट हो जाएगी वो चीज़ वहां पे। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल डी से हमारा क्या होता है भाई, डुप्लीकेट होता है। कंट्रोल एफ से याद रखना भाई, फाइंड होता है, कोई चीज़ आपने सर्च करनी है तो कंट्रोल एफ कर दो, वहाँ ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप टाइप कर देना जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो मिल जाएगी। ठीक है। अब यूँ नहीं है भाई आप कुछ और ढूंढ रहे हो, जो कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है ना मटेरियल, वो मिलेगा आपको। क्या देखिए, मेरे सोने की टूम गुम होगी, वहां ढूंढू कंट्रोल एफ करके, तो वो नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। कंट्रोल ई का भी याद रखना भाई, अलाइनमेंट सेंटर साइड, जो भी आपने लिखा हुआ है ना वो सेंटर में आ जाएगा भाई आपका। इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं भाई, आप सेंटर में लेना चाहो या फिर क्या है, जैसे ये पूरा अपना है, मैंने इस साइड इसको लिया है, अगर मैं इस साइड लेके आऊंगी तो इसका होगा कि वो इस तरफ आपको दिखाएगा कि उसका साइन होता है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, साइन भी मैं बता दूंगी, सेंटर के लिए ये वाला साइन होगा सारा बीच में, और इस तरफ के लिए क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा, ये अपने इस तरफ करना है। ठीक है, लेफ्ट करना है, राइट करना है या सेंटर करना है, अलाइनमेंट होते हैं 3 तरीके के, वो आप देख लेना। सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल ई आ जाएगा। अच्छा, कंट्रोल एच करना है तो रिप्लेस हो जाएंगी चीजें। तो ये चीजें थोड़ा सा देख लेना क्या होगा। और कंट्रोल एन का हमने देख लिया, न्यू डॉक्यूमेंट खोलना हो या न्यू पेज हमने खोलना हो तो उससे आ जाएगा कंट्रोल एन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भाई आपके लिए होगा, घर से आपने करना है इसको, इसका जवाब आप दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, और इस क्वेश्चन के आसपास जितने भी कंप्यूटर के फादर हैं, मदर हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड का जो है वो अपना फाउंडर कौन है, माउस का फाउंडर कौन है, वो सब मैं लेकर आऊंगी, ताकि आपको उसमें सारा याद हो जाएगा। तो हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, ध्यान ये रखना है भाई, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स पूछा है, सीधा फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है, आपको ये जवाब देना है। तो ये चीज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था अभी, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना कि क्लास अच्छी है। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो हम क्लासेस को आगे रेगुलर रखेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।